राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है चोरी का कलंक। गीता जी आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी उनकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी तो देखा उनके एक पैर में पायल नहीं है। उनके होश उड़ गए। अभी परसों ही वो मायके से वापस आई थी। भतीजी की शादी थी तो लोकर से ये मोटी घुंघरू वाली खानदानी पायल की निकाली थी। अब ऐसे शादी ब्याह के अवसर पर ही तो ऐसे महंगे और पुराने खानदानी जेवर निकाले जाते हैं। सब्जियों को एक तरफ रख के वो एक एक सीढ़ी ध्यान से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर गई, पर सीढ़ियों पर पायल नहीं मिली। कमरे में जाकर पलंग का चादर हटाया, ड्रेसिंग की हर दराज छान मारी, शादी से लेकर आई एक एक कपड़ा खंगाल लिया, कहीं भी उनकी पायल नहीं मिली। सासू माँ ने कितने प्यार से उन्हें मुंह दिखाई में ये पायल दी थी। गीता जी इकलौती बहू थी। इकलौती बहू होने के नाते सासू माँ के पास जो भी गहने थे सब उनको ही मिले थे। ये गहने पाकर वो बहुत खुश थी, लेकिन पायल से उन्हें विशेष लगाव था। जब भी वो ये पायल पहनती थी तो उनके पति उसे पायल की छम छम से उन पर मोहित रहते थे। एक दिन उनके पैरों से दर्द हो रहा था। उन्होंने वो पायल उतार कर तेल की मालिश कर ली और उसे वापस पहनना भूल गई। नीचे काम करवाने रसोई में चली गई। जब शाम को उनके पति कमलेश जी दुकान से वापस आए तो कहने लगे, आज घर बहुत सूना लग रहा है। वो अनजान थी कि कमलेश जी किस बारे में बात कर रहे हैं। वो तपाक से बोली, हाँ, दोनों बेटे बाहर खेलने जो गए हैं। मैं बच्चों की नहीं, अपनी पत्नी के पैरों से आती हुई मधुर धुन की बात कर रहा हूँ। तुमने पायल फिर से नहीं पहनी। बस उस दिन के बाद सालों तक पायल उसके पैरों में सजी। धीरे धीरे समय बदलता पायल भी महंगे जेवरों के साथ लॉकर में चली गई। लेकिन आज भी जब भी कहीं शादी ब्याह होता है या घर में कोई त्योहार होता है तो वो लॉकर से पायल मंगवाना नहीं भूलती थी। दो बेटों का विवाह कर दिया, मुंह दिखाए में बहुओं को खानदानी जेवरों में सब दे दिया, लेकिन पायल की जोड़ी उन्होंने अपने पास ही रखी। पुरानी यादों से निकलकर वो वर्तमान में वापस लौट आई। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। वो ये सोचकर चिंतित हो गई कि आखिर उनकी पायल गई कहाँ। उन्हें याद आया कि उस दिन भतीजी की हल्दी के वक्त उन्होंने भी नृत्य किया था, पर तब तो पायल नहीं खोई थी। शादी में बारात में नाचते समय भी पायल उनके पैरों में थी। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगी। शाम तक वो परेशान रही, तब तक उनके पति आ गए थे। उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो वो भी सोचने लगी कि आखिर पायल गई कहाँ। तुमने अपने भाई साहब को फ़ोन लगाया और घर पर ढूंढने को कहा। ये सुनते ही गीता जी चौंक गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने मायके वालों पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहती हूँ। अरे, मैं तुम्हारे भाई साहब पर नहीं, पर वहाँ पर जो नौकर रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ही ली होगी। वैसे भी पुरानी शुद्ध चांदी है, एक पायल बेचकर भी नौकर को अच्छी खासी रकम मिल गई होगी। कमलेश जी ने उग्रता से कहा। नहीं जी, दीनू काका उस घर में बरसों से हैं और वहाँ सबकी सेवा कर रहे हैं। मायके की हर चीज़ प्यारी होती है और हर बेटी उसका सम्मान करती है, चाहे वो घर में काम करने वाला नौकर ही क्यों ना हो। मैं उनके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर पायल वहीं पर गिरी होती तो आगे होकर फ़ोन आ जाता। हम पूछने की ज़रूरत ही नहीं। चोरी का इल्ज़ाम या कलंक लगाने में एक क्षण लगता है, पर वो निर्दोष के स्वाभिमान को चूर चूर कर देता है। इसीलिए मैं ये कलंक दीनू काका पर नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे मायके वालों दोनों की दिल से इज्जत करता हूँ। तुम फ़ोन मत करना। अब आगे बताओ क्या करना है। पायल तो बड़ी कीमती थी और उससे भी ज़्यादा ये माँ ने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी। कहीं हमारे घर के नौकरों ने तो नहीं ले ली। उन्होंने संयत जताते हुए कहा। नहीं जी, मैं हमारे घर के नौकरों पर भी ये बेबुनियादी कलंक नहीं लगा सकती हूँ। उन्होंने भी बरसों हमारा नमक खाया है। एक पायल पर वो अपनी नीयत नहीं बिगाड़ेंगे। गीता जी विश्वास से बोली। ठीक है,
फिर हम इस मुद्दे को यहीं छोड़ देते हैं, जब मिलनी होगी तब मिल जाएगी, अब रात बहुत हो गई है। ये कहकर कमलेश जी सोने चले गए। तभी बड़े बेटे का शहर से फ़ोन आया। माँ, पायल मिली क्या? मुझे लगता है अपने घर के नौकरों ने चुरा ली होगी, आप पूछताछ करके देखिए, मालूम चल जाएगा। नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी पर बिना बात के कलंक नहीं लगा सकती। मैं परेशान हूँ, पर मैंने अपना दिमाग और ज़बान दोनों संभाल कर रखे हैं। मुझे विश्वास है पायल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, तू चिंता मत कर। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। छोटे बेटे का भी फ़ोन आया। आप कहो तो मैं पुलिस वालों को घर भेजता हूँ। ये घर के नौकर 2-4 डंडे खाएंगे तो अपने आप अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पिताजी और मैं संभाल लेंगे, तो आराम से सो जा। उन्होंने बेटे को समझा बुझाकर फ़ोन रख दिया। गीता जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात सोचती रही। ससुर जी ने तो ईमानदारी से पैसा कमाया था, तो पायल ऐसे ही कहीं नहीं जा सकती। मेरे ही पैरों से गिर गई होगी, भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। सुबह की झटपट से उनकी नींद खुली। बाहर शोर शराबा था। वो नीचे गई तो देखा उनका नया नौकर, जो उनके पति की कार साफ कर रहा था, उसके हाथ में पायल थी, जो उसे कार में सफाई करते मिली थी। मालकिन, ये पायल कार की अगली सीट के नीचे गिरी थी, आपकी ही होगी। और उसने बड़ी सहजता से वो पायल उन्हें सौंप दी। उस पाते ही गीता जी की आंखें खुशी के मारे चमक गई और उन्होंने नए नौकर को रकम राशि इनाम में दी। तभी उन्हें याद आया, शादी से लौटने के बाद कार की सफाई ही नहीं करवाई थी और दुकान पास में थी, तो कमलेश जी टहलते हुए ही आते जाते थे। कल उन्होंने ही नए नौकर को कहा था कि कल सुबह कार साफ कर देना, क्योंकि उन्हें दोपहर को किसी रिश्तेदार की सगाई में जाना था। देखो, मैं ना कहती थी कि पायल मिलनी होगी तो मिल जाएगी। मायके फ़ोन लगाकर पूछते तो ये झूठा कलंक दीनू काका सहन नहीं कर पाते और हमें जीवन भर उनसे शर्मिंदा रहते। यहाँ के नौकरों पर कलंक लगाते तो उन पर से भी विश्वास खो देते। कलंक लगाना बहुत आसान है, लेकिन मिटाना बहुत ही मुश्किल है। पायल कीमती थी, पर उससे ज़्यादा कीमती हमारे यहाँ काम करने वालों का आत्मसम्मान है। कमलेश जी ने ये सुनकर हामी मिलाई। पायल गीता जी के हाथों से लेकर उन्हें पहना दी और वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा दी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।